मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वामी जी का धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, हम सब लोग चुनाव में हैं। मैं एक नाम भूल गया, इसमें लिखा नहीं है, कुलदीप जी, जयपाल जी भी शायद नहीं लिखा इसमें, भाई नाराज मत होना, इसलिए मैं खाली मेन प्रिंस हो गया, इसलिए नाम ज्यादा लिखने नहीं चाहिए, कम ही करना चाहिए इसको, तो नाराज वालों की संख्या कम होगी। फिर नाराज क्यों होते? आप लोगों का नाम नहीं लिया तो कई कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं। मेरे साथ सेल्फी नहीं की थी साहब, नाराज हो गए। हम कार्यकर्ता की सेल्फी नहीं की सकते, क्या लग रहा था? हम तो कोई नाराज है, कोई दिक्कत नहीं, हम किसी पे नाराज। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप बड़प्पन है आपका। तो सभी सम्मानित कार्यकर्ता बहनों भाइयों, हम लोग वो कार्यकर्ता यहाँ पर बुलाए गए कि जो हमारे बूथ पर जो हमारा धरातलीय आधार है, जिसने एक एक मतदाता को बाहर निकालने का काम करना है, एक एक मतदाता से कई कई बार संपर्क करना है, एक एक को चिन्हित करना है, उन सभी कार्यकर्ताओं को आज की इस बैठक में बुलाया गया है। ये कोई सम्मेलन नहीं है, ये कोई सभा नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की हमारी ग्रास रूट वर्कर, और हिंदी में बोलेंगे तो तृणमूल कार्यकर्ता। तृण होता है ना, छोटा छोटा छोटी झाड़ी, छोटा छोटा क्या बोलेंगे उसको, जो घास जो होती है और उसकी जड़, छोटी घास फूस, वो जो जड़ के अंदर जो भी मिट्टी को रोकने का काम करती है, सबसे अच्छा मिट्टी को रोकने का काम वही करती है। इसलिए बरसात में क्या होती है, झाड़ उगाती है। अब लोग उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। प्रकृति अपने संरक्षण के लिए उगाती है उसको। मिट्टी न बहे, मिट्टी बहनी नहीं चाहिए, इरोजन न हो, लेकिन कई बार अनाड़ी लोग उसको उखाड़ देते हैं हम लोग। तो आप वो कार्यकर्ता हैं जो मिट्टी को रोकते हैं, यानी कि धरातल को बनाकर रखते हैं। आप उन कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आज बुलाया गया है। मैंने संघ के कार्यकर्ता के नाते 1978 में अपने जीवन के सामाजिक कार्यों की शुरुआत की, और पहले संघ के कार्यकर्ता के नाते, बाद में प्रचारक के नाते, फिर संगठन मंत्री के नाते, और पहला संगठन मंत्री था मैं देश में जिसको टिकट दिया गया विधानसभा का, वो भी शुरुआत मुझसे हुई है 2002 में। इसको टिकट दो भाई, इसको चुनाव लड़ाओ, कुछ बात हो गई थी। मैं मना करता, इसी हरिद्वार की बात है, मैं मना कर रहा था। संगठन का काम करने में ज़्यादा मजा आता है। विधायकों के लिए तो कोई भी हम लोग कार्यकर्ता का ठीक है, तो किसी को भी विधायक बनाने की ताकत हमारे कार्यकर्ता में होती है। हमको कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। लेकिन स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे ने कहा कि तुझे चुनाव लड़ना है और मेरे पास तेरे लिए और कोई विकल्प नहीं है, तो मुझे चुनाव लड़ाया, और सब कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से। क्योंकि संगठन मंत्री का काम तो डांटने फटकारने का होता है, होता ही नहीं होता है। संगठन मंत्री आते होंगे बड़ी बोल रहा है, तो संगठन मंत्री रहा, प्रचारक रहा, तो हम लोग प्रचारक का और संगठन मंत्री का काम तो थोड़ा पेंच कसने का ज़्यादा होता है। क्यों जी स्वामी जी, आपके भी कसे होंगे? क्यों भाई कुलदीप जी, ये हमारे ठाकुर साहब हैं, तो सभी का पेंच कसने का काम मेरे पास होता था। अब चुनाव लड़ा दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं का प्रेम ये रहा कि मैं पहला ही चुनाव घर वहाँ से चुनाव लड़ गया। मैं एक ऐसा विधायक था, ऐसा सांसद आप लोग बनाने वाले हैं जिसका कोई रिश्तेदार इस क्षेत्र में नहीं रहता है। मेरे रिश्तेदार अगर कोई हैं तो आप कार्यकर्ता हैं। ये कार्यकर्ता ही मेरे रिश्तेदार हैं। लोग बड़ी वो करते हो साहब, मेरे इतने रिश्तेदार मेरे क्षेत्र में रहते हैं, मैं तो उनके बल पर चुनाव जीत जाऊंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रिश्तेदारों के बल पर कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। अगर चुनाव जीता जा सकता है तो आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बल पर कोई भी चुनाव लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने संगठन का काम किया है। मैं संगठन में एक कार्यकर्ता का क्या महत्व होता है उसको बहुत बेहतरी से मैंने उसको जिया भी है, उसको समझा भी है, और उसको भविष्य भी उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं। ये बात मैं आपसे कहने आया हूं। अब दो तीन बातें मुझे विधायक के नाते, मुख्यमंत्री के नाते काम करने का मौका मिला, और मुझे यहाँ पर, मैं वैसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन अभी
चौहान साहब ने कहा कि कुछ बातें आप बताइए अपने समय की। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हमने अपने राज्य में लागू की। केंद्र सरकार की योजना थी आयुष्मान भारत योजना, जिसमें लगभग 5.5 करोड़ परिवार 10.5 करोड़ परिवार थे और उत्तराखंड के 5,34,000 परिवार आते थे। लेकिन उत्तराखंड की जैसी परिस्थितियां हैं, डॉक्टर्स का अभाव, डॉक्टर्स की कमी है, कहीं पर आबादी बहुत घनी है तो कहीं पर बहुत विरल है। जितना एक विधानसभा की आबादी है, पहाड़ों में 2-3 जिले तो ऐसे कि जहां उन जिलों की आबादी उतनी पूरी नहीं जितनी एक विधानसभा की आबादी है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, इतना विरल पौड़ी लोकसभा 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितनी? 17,000 वर्ग किलोमीटर में। और हमारा पूरा प्रदेश 53,000 वर्ग किलोमीटर में। लगभग 1/3 एक लोकसभा है। अब समझ सकते हैं कि आबादी वहां कितनी विरल है। 14,000 वर्ग किलोमीटर एरिया ऐसा है कि जिसमें कोई आबादी ही नहीं है। अब वहां पर कोई डॉक्टर कैसे जाए? तो हमने कहा कि हम उत्तराखंड में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर हमने इसकी शुरुआत की। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, और जिसने हमने हर परिवार को ये 5 लाख रुपए का सालाना सुरक्षा कवच देने का काम किया। ये तो 5 लाख मिल गया। अब आज लगभग 23,000 अस्पतालों में आज ये कार्ड चलता है देश भर के। जीरो बैलेंस पर, जीरो पॉकेट पर ये चलता है। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे डॉक्टर्स आने शुरू हो गए। उनको लगा कि उत्तराखंड में ये व्यवस्था है, तो हमारे यहाँ तमाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल गए कि 5 लाख रुपए तो सरकार दे रही है, थोड़ा बहुत पेशेंट देगा और हम लोगों का जो अस्पतालों पर जो खर्चा होता है वो बेहतर तरीके से हम खर्चा चला पाएंगे। तो ये अटल आयुष्मान योजना, मुझे लगता है कि सर्वाधिक फायदा अगर किसी को हुआ है तो हरिद्वार जनपद को हुआ है। हरिद्वार जनपद को हुआ है। एक दिन मैं यहाँ कपूर साहब के यहाँ एक फंक्शन था मंगलौर में, मैं उधर से निकल रहा था तो बीच में से एक मुस्लिम सज्जन थे, बुजुर्ग थे, वो आए, उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए। भाई मैंने कहा क्या कर रहे हैं, क्या पाप कर रहे हैं, आप इतने सयाने हैं, इतने बुजुर्ग हैं। बोले साहब मैं आपकी वजह से जिंदा हूँ। मैंने मेरी वजह कैसे जिंदा हो? बोले अगर मुझे 5 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं होती तो मेरे से 6 साल से डॉक्टर इलाज कराने ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे थे, मैं ऑपरेशन नहीं करा पाता। तो एक ऐसी योजना जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है और अभी और राज्य अभी उसके बारे में सोच ही रहे हैं, वो हमने अपने प्रदेश के हर किसी परिवार को दी है। गन्ने के मूल्य में कितनी समस्या होती थी, किसानों को किस तरह की दिक्कत होती थी। आज हमने ऐसी शुरुआत की कि मैं समझता हूं कि कोई भी गन्ना किसान उसको समय पर भुगतान न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। अब उसको बजटरी प्रोविजन कर दिया गया है, एडवांस में बजट में रख दिया जाता है। पहले हम गन्ना किसान से ले लेते थे और बाद में फिर उसका प्रोविजन करते थे। जो घाटा है लगभग 240-45 करोड़ रुपए का जो हम किसानों को सरकार देती सालाना, हमने बजटरी प्रोविजन कर दिया उसका। अब कोई उसको बजट से हटाने की हिम्मत नहीं कर सकता। कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, वो ऐसा नहीं कर सकती है। हमने कहा किसान को पसीना सूखने से पहले उसको पैसा उसकी जेब में जाना चाहिए। ये हमारी नीति है कि उसका पैसा पसीना सूखने से पहले उसकी जेब में जाना चाहिए। किसान फिर लोगों से उधार लेता है, सेठ साहूकारों के चक्कर में पड़ता है, मंडी वालों के चक्कर में पड़ता है। और फिर देखा जाए तो किसान को देखा जाए तो किसान को वास्तव में उसका मूल्य भी काफी कठिनाई से मिलता था। लगता तो है लेकिन उस पर इंटरेस्ट देता है, बच्चों की पढ़ाई उधार लेता था। इकबालपुर शुगर मिल बंदी की कगार पर चली गई थी और उसमें हरियाणा और उत्तराखंड के 22,500 किसान जुड़े हुए थे। लगभग 4-5 हजार किसान ये हरियाणा से थे और लगभग 18,000 किसान ये उत्तराखंड के थे। बंदी की स्थिति में आ गई थी और मैंने सरकार की गारंटी पर 37 करोड़ रुपया उसको दिया। मैंने कहा मिल बंद नहीं होनी चाहिए, किसानों का बुरा नहीं होना चाहिए और उसमें से 80% जो भी पैसा आएगा
चीनी से वो सीधा किसान के खाते में जाएगा, सीधा। और वो प्राविधान करके आज इकबालपुर शुगर मिल बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। हमारे गन्ना किसानों को अब ये समस्या नहीं है कि हम गन्ना कहाँ ले जाएं। आज उसके लिए हमने एक मजबूत व्यवस्था की। तीसरी बात जो मैं बहुत काम किए, लेकिन 4 बातें मैं आपको बता रहा हूं। तीसरी बात है कि महिलाओं के लिए, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, मैं एक बार एक गांव में गया, वहां पर कुछ महिलाओं ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसको ज्यादा क्यों नहीं बनाते, बड़ी मात्रा में बनाइए। बोले कहां से, हाथ से कितना बन सकता है, हाथ से तो इतना ही बन सकता है। ये बात है 2008 की, 2008 की बात बता रहा हूं आपको। बोले हम हाथ से कितना बना सकते हैं। जब बद्रीनाथ जाएंगे तो रास्ते में एक गांव पड़ता पाखी, वहां की एक महिला देवीश्वरी देवी पंत। तो मैंने कहा इसके लिए क्या हो सकता है। बोले, मैंने कहा लोन लो बैंक से, कोई मशीन लेनी है। बोले कैसे लेंगे लोन, हमारे नाम पर तो कुछ है ही नहीं, हमारे नाम पर तो है ही नहीं, बैंक गारंटी मांगता है। तो हम क्या गारंटी बैंक को देंगे, हमको तो लोन बैंक देता ही नहीं है, क्योंकि बैंक गारंटर मांगता है। मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला उन माताओं के आशीर्वाद से मुझे। और मैंने पति की पैतृक संपत्ति में, पति, आज सब जितनी विवाहित महिलाएं यहां पर बैठी हुई हैं, आज पति की पैतृक संपत्ति में आपका भी बराबर का अधिकार देने का काम अगर किसी ने किया है तो आपकी सरकार ने किया है, आपके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ है। अब महिलाएं लोन लेकर के कोई काम अगर प्रारंभ करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना चलाई महिलाओं के लिए, उसमें लगभग 62% महिलाएं ही उसमें ऋण ले रही हैं। आज महिलाओं को उनको हक देने का काम, एक बराबरी पर लाने का प्रयास, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने की। ये स्वामी जी भी उस समय विधायक थे, इनका भी उसमें एक वोट पड़ा है, विधानसभा में विधेयक बना है वो। चौथी बात है जिसका बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को पता है। हमारे यहाँ जातीय आधार पर आरक्षण है, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, तमाम आरक्षण है। लेकिन एक और जिस कभी किसी का ध्यान नहीं गया, वो था वो बच्चे जिनको माँ पैदा होते ही कहीं छोड़ देती है, कूड़े के ढेर में डाल देती है। उन बच्चों के लिए कभी, जिनका न धर्म का पता, न जाति का पता, न माँ का पता, न पिता का पता, ये किसी को पता नहीं होता। मैंने उन बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में 4% की आरक्षण की व्यवस्था की। 4%। ये वो बच्चे हैं, उनका क्या दोष है बच्चे का? भाई दोष होगा किसी और का होगा, उन बच्चों का क्या दोष है? उनकी जाति का पता नहीं, धर्म का पता नहीं, कहाँ के हैं, किस गांव के हैं, कुछ पता ही नहीं है। उन अबोध बच्चों को, जो हमारे राज्य में लगभग 1.5 लाख है, 1.5 लाख के करीब है। आज हमने सरकारी आवास, उनमें निराश्रित गृहों में वो रहते हैं, जब वो 18 साल के होते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है भगवान भरोसे। आखिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? पढ़ भी लिया, उन्हें इंटरमीडिएट कर भी लिया, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? हमने एक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उन बच्चों के लिए व्यवस्था की। ये बच्चे कहाँ, इसमें 99% लड़कियां होती हैं, 99% बेटियां होती हैं। हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, नहीं, नारे से काम नहीं चलेगा, नारे से तो जागृति होगी, लेकिन हमको सड़क पर, हमको ग्राउंड पर भी उसके लिए कुछ काम करना चाहिए। मेरे जो आज हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका, पता है किसी को? जो उपराष्ट्रपति हैं, धनखड़ जी। एक बार हम रांची से आ रहे थे हवाई जहाज में, ये सुप्रीम कोर्ट के बड़े अच्छे वकील हैं। तो मैंने इनसे अनुरोध किया, मैंने कहा भाई साहब, ये इस तरह के बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इन बच्चों का क्या दोष है? आखिर ये बच्चे फिर गलत हाथों में जाते हैं, इनका दुरुपयोग होता है। आखिर ये देश के लिए, समाज के लिए क्या कलंक नहीं है? तो मैंने कहा कोई PIL इसके लिए होना चाहिए। इनसे मैंने अनुरोध किया था उस समय, लेकिन कुछ दिन बाद मैं मुख्यमंत्री बन गया। कुछ ही दिन बाद, शायद 3-4 महीने बाद मैं मुख्यमंत्री बन गया और मुझे वो मौका मिला। इसलिए मैंने कहा मैं 4 विषय आपके बीच में कहूँगा। एक और हमने
यहाँ तो मैदानों में तो ऐसा कम होता, लेकिन पहाड़ों में एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि महिलाएं जंगल में जाती हैं घास काटने, कान से डेथ हो जाती है, हाथ पैर टूट जाता है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, जिंदगी भर के लिए कुबड़ी हो जाती है। और एक केस मैंने ऐसे देखा कि एक महिला गिरी और उसको सारी हड्डियां टूट गई, उसकी सारी हड्डियां टूट गई, चादर में लपेट के ऐसे जैसे गड्डी बना करके उसको लाए। अभी मेरे लिए बड़ा सेंसिटिव था, वो मेरे विधानसभा क्षेत्र का भी इशू नहीं था, मैं विधायक भी उस समय नहीं था, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि इस तरह की घटना हुई और वो महिला इतनी अच्छी महिला थी कि आते जाते भैया पानी पी के जाओ, भैया खाना खा के जाओ। मैं उस गांव में अभी मैंने सड़क पहुंचाई मुख्यमंत्री बनने के बाद। गांव का नाम भी है कालबन, नाम भी जैसा है वैसे ही वो बहुत ही दुरूह इलाका था, कालबन उस गांव का नाम। तो मैंने कहा ऐसी क्या, जंगल में गए, टाइगर ने खा लिया, गुलदार ने खा लिया, सांप ने काट लिया, नदी में जा रहे हैं तो बह गए, नदी पार करते समय बह गए। ऐसे सैकड़ों केस, लगभग 100 से ज़्यादा केस एक साल में हमारे उत्तराखंड में होते हैं। तो हमने एक मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना चलाई। वो घास 2.5 रुपये किलो उनके घर में पहुंचा करके हमने घास देने का काम किया। अभी कुछ जिले शायद छूटे हैं उसमें, अब सब जिलों में प्रारंभ हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसी योजना की महिलाएं 4-4, 5-5 घंटा घास काटने पे लगाती हैं। तो लकड़ी से तो मुक्ति दे दी मोदी जी ने, चूल्हे से तो मुक्ति दे दी मोदी जी ने, और ये जो घास से मुक्ति और ये समय हमारे बच्चों के डेवलपमेंट में लगे। कोई उद्यमी महिला है तो उद्यम में उस समय को लगाए। एक महिलाओं की ताकत, ये समान रूप से स्त्री पुरुष ये 2 पहिए हैं समाज के, ये समान रूप से जब योगदान करेंगे तो समाज उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। इस कल्पना के साथ ये चीजें प्रारंभ की गई। मैंने 4 की जगह 5 बातें आपको बता दी। बहुत सारी बातें हैं लेकिन 5 बातें मैंने आपको बताई। मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि हमने ईमानदारी से काम किया है, हम किसी के आगे कभी झुके नहीं, हमने ईमानदारी से काम किया है। और मैं आप सब कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि कार्यकर्ताओं के सम्मान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है, ये मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं। इतना कह करके मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं और 3 नारे आपने लगाने हैं। बोले भारत माता की, अब की बार एक बार फिर, मेरी बहनें नहीं बोल रही उधर वाली, बोलो एक बार फिर और एक अपील अब आखिर में कि 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने 7,500 वोटों से यहां से चुनाव जिताकर सांसद जी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को भेजा। जब स्वामी जी का चुनाव हुआ अभी 22 में, तो 4400 वोटों से स्वामी जी रह गए। अब 7,500 में 4400 जोड़ो, कितना हो गया? 12,000। अब इसमें 25% ब्याज लगाओ, 12,000 का 25 कितना हुआ? 15,000 हो गया। समझ गए ना? तो इस हरिद्वार ग्रामीण इस बार सब नहीं बोल रहे, डर रहे हो यार तुम। वो महिलाएं फिर चुप है, इनको जबरदस्ती तो नहीं बुलाया कहीं? ऐसा जबरदस्ती कागज में लिख दिया वो कार्यकर्ता कहीं पौड़ी की है। अच्छा, तो हरिद्वार ग्रामीण इस बार जय श्री राम। धन्यवाद। तो जय श्री राम के नारे के साथ अपनी वाणी को विराम दिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और अब उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया जा रहा है। हरिद्वार से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं को अभी संबोधित कर रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया, वहीं वो एक बार फिर मोदी सरकार का नारा लगाते हुए भी नजर आए। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया, जीत का मूल मंत्र देते हुए भी नजर आए त्रिवेंद्र सिंह रावत और उन्होंने बीजेपी की जीत का एक बार फिर से दम भरा है।
और उनका बयान ये दर्शाता है कि अपनी जीत को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। हरिद्वार सीट की बात की जाए तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट मानी जाती है ये, जिस पर अभी तक कांग्रेस ने कोई भी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ नहीं उतारा है। और जैसा कि आज उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी को उतारा जाता है या आज भी तीसरी लिस्ट जारी नहीं होती। उम्मीद जताई जा रही है कि आज कांग्रेस की तरफ से तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है और उसमें हरिद्वार से किसी ऐसे चुनावी प्रत्याशी को, किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को उतारा जा सकता है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का मुकाबला चुनावी मैदान में कर सके। तो कार्यकर्ताओं को अभी जगजीतपुर में संबोधित कर रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र, और ये सीधी तस्वीरें हरिद्वार से हम आपको दिखा रहे थे जहां जगजीतपुर पहुंचे हुए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और अभी उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है बीजेपी।